किया इसको, तो देखते हैं मेरे से होता है कि नहीं होता। रिवीजन। मुझे फटाफट से ये बताओ कि जब हमने रिवीजन करनी स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कुछ मीनिंग्स बताए थे। मुझे फटाफट से बताओ, अमेलगमेशन के अंदर कितनी ओल्ड कंपनीज थी? फटाफट से बताओ, कितनी ओल्ड कंपनीज थी अमेलगमेशन के अंदर? कम से कम दो, टू और मोर। और नई कंपनी जो थी वो एक बन रही थी, ब्रांड न्यू कंपनी बनती थी, एक ब्रांड न्यू कंपनी बनती थी, ये एक कंपनी होती थी। हम ऐसे केसेस में हम आपसे बात करते थे कि जो परचेज कंसिडरेशन निकलनी है वो कितनी निकलेंगी? ये क्या हो गया भाई? जो परचेज कंसिडरेशन निकलनी है वो कितनी निकलेंगी? 2 पीसी निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? कम से कम 2 पीसी निकलेंगी, और वो ऑफ कोर्स आपको चाहिए होंगी। अच्छा, मुझे बताइए, इसके अलावा हमने आपसे बोला कि एक होता है एब्जॉर्प्शन, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है जिसमें कितनी ओल्ड कंपनी है, जिसमें एक ओल्ड कंपनी है और एक ही न्यू कंपनी है। और ये जो न्यू कंपनी होती है आमतौर पे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, जैसे हरी एंड वायु लिमिटेड। तो हरी एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी जिसने किसको ले लिया था? वायु लिमिटेड। तो मुझे बताओ कितनी पीसी निकलेंगी? इसमें एक ही पीसी निकलती है। और फिर मुझे बताओ, हमने कहा कि एक होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हमने कहा वही कंपनी ओल्ड होती है और वही कंपनी नई कंपनी बन जाती है, एक न्यू ब्रांड न्यू कंपनी बनती है। जो ये कंपनी बनती है कौन सी होती है? ये ब्रांड न्यू कंपनी बनती है। इसमें इरेजर कहां पर है? इसमें इरेजर है ही नहीं क्या? ये इरेजर नहीं था, ठीक है। तो इसमें न्यू कंपनी, ब्रांड न्यू कंपनी। ओ भाई चल पढ़, क्यों तंग कर रहा है? ब्रांड न्यू कंपनी बनती है। ठीक है, क्या बनती है? ब्रांड न्यू कंपनी बनती है, और हम ब्रांड न्यू कंपनी के कंटेक्स्ट में ही काम करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि इसमें इरेजर कहां पर है? अच्छा, यही इरेजर है। कमाल है। तो ये आ गई हमारे पास, इसमें बन गई एक ब्रांड न्यू कंपनी। ठीक है, ये बन गई हमारे पास एक ब्रांड न्यू कंपनी, और हमने कहा कि जो ब्रांड न्यू कंपनी बनी है वही अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? वही इसको टेक ओवर कर लेगी। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे एक बात और भी कही। हमने कहा हमें अपने इस टॉपिक में क्या चाहिए? हमें अपने पास इसमें कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो मुझे ये बताइए, जो परचेज कंसिडरेशन हम निकालते हैं इसमें हमने आपको कहा कि दो मेथड्स हैं। एक कौन सा मेथड है? नेट पेमेंट्स मेथड। क्या हमारा ये फर्स्ट प्रेफरेंस है? ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस मेथड है। ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस मेथड है। मुझे फटाफट से बताओ, इस मेथड के तहत अगर हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं तो हमारी इस परचेज कंसिडरेशन में हम क्या क्या चीज लिखते हैं? हम इसमें लिखते हैं पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स एंड अमाउंट्स। क्या लिखते हैं इसके अंदर हम? पेमेंट टू,
पेमेंट इन वर्किंग एंड अमाउंट। मुझे फटाफट से बताओ इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी पेमेंट्स आ सकती हैं। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सिर्फ यही दो पेमेंट्स आ सकती हैं। और मुझे बताओ पेमेंट कैसे की जा सकती है। क्या कैश में भी दी जा सकती है, इक्विटी शेयर में भी दी जा सकती है, प्रेफरेंस शेयर में भी दी जा सकती है, डिवेंचर्स में भी दी जा सकती है, किसी और रूप में भी दी जा सकती है, किसी भी रूप में दी जा सकती है। यहां पर आमतौर पे हमारे पास एक स्वैप रेशियो होती है। स्वैप रेशियो का मतलब होता है किसके बदले में कितने शेयर्स देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर ऑफ ओल्ड कंपनी के शेयर्स कितने थे, तो क्या निकल आते हैं, तो निकल आते हैं आपने नए शेयर कितने देने हैं मल्टीप्लाइड बाय, आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इशू प्राइस से। ध्यान देना, इशू प्राइस में आप अपने पास पार वैल्यू भी लिखते हैं और आप इसमें प्रीमियम भी लिखते हैं, या अगर डिस्काउंट हो तो माइनस भी करते हैं। यहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटर ऑन हमारे पास इस एंट्री के अंदर क्या करना पड़ता है, मुझे इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग करना पड़ता है, और ये जो अमाउंट निकल कर आता है ये हमारा अमाउंट बन जाता है। ऐसे ही आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स का भी निकल आता है, तो ये क्या निकल आती है, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। मजे की बात तो ये है मजे की बात तो ये है कि हम अपने पास इस मेथड के अंदर अगर मान लीजिए अगर डेटा नहीं है, इफ डेटा मिसिंग, अगर मान लीजिए आपके पास डेटा मिसिंग है रिगार्डिंग पेमेंट्स, हम पेमेंट नहीं निकाल पा रहे टू इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान दें, इक्विटी वालों का पैसा नहीं निकाल पा रहे। प्रेफरेंस वालों में तो हम एक असम्पशन लगा सकते हैं, अगर प्रेफरेंस का पता ना चले तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, बताओ, कि जितना पिछले प्रेफरेंस थे उतने ही प्रेफरेंस शेयर नहीं दे दिए होंगे, पर इक्विटी में नहीं लगा सकते। तो हमने कहा अगर डेटा इज मिसिंग तो आप क्या करेंगे, देन अप्लाई नेट एसेट्स मेथड। तो आप नेट एसेट मेथड पे चले जाओ। फिर मैंने आपको बोला कि अंडर नेट एसेट मेथड क्या होता है, नेट एसेट मेथड क्या होता है, मुझे फटाफट से बताओ। नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहां पर देखते हैं जोन से सन्ड्री एसेट्स। ध्यान से बताओ ये कौन से सन्ड्री एसेट्स हैं, जो टेकन ओवर हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट बात है, जो टेकन ओवर है, जो टेकन ओवर नहीं है क्या वो पीसी का पार्ट है, नहीं। किस वैल्यू पर लेने हैं, एट एग्रीड वैल्यू, नहीं तो मार्केट वैल्यू, नहीं तो फेयर वैल्यू, नहीं तो भाई बुक वैल्यू तो होगी ही होगी ना। हम उतनी वैल्यू पर अपने एसेट्स को लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। बताइए इसमें से क्या माइनस कर देंगे, लायबिलिटीज जो टेकन ओवर हैं हम उनको माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगी हमारे पास, परचेज कंसिडरेशन। ध्यान में रखने वाली बात है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स आर लायबिलिटी, फटाफट से बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर्स आर लायबिलिटी, नहीं। क्या इक्विटी शेयर्स आर लायबिलिटी, नहीं। क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस आर लायबिलिटी, द आंसर इज नो। तो यानी कि इनको आप यहां पर मत लिखना, बिकॉज दीज आर नॉट लायबिलिटीज। हम बेसिकली सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स की ही बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इतना सब करने के बाद हमें और इस टॉपिक में क्या करा, हमने कहा साहब हमारे पास इसके अंदर क्या आती है, बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स आती हैं फटाफट से बताओ, न्यू कंपनी। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। तो मुझे फटाफट से बताइए, बुक्स ऑफ नई कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया बुक्स ऑफ नई कंपनी में आपके लिए जर्नल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जर्नल इंपॉर्टेंट है। तो मुझे फटाफट से बताइए, अगर हम जर्नल बनाते हैं तो हमारी कुछ एंट्रीज थी, कौन कौन सी एंट्रीज हुआ करती थी हमारे पास। नंबर 1 एंट्री होती है बिजनेस परचेज, हमने धंधा खरीदा। टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अच्छा, मैंने आपको बुक्स ऑफ नई कंपनी सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली सिखाई है, मैंने इन द नेचर ऑफ, कौन सी वाली सिखाई है, इन द नेचर ऑफ परचेज।
मैंने आपको सिर्फ यही सिखाई है। तो हमने कहा ये एंट्री कितने रुपए से आएगी, फटाफट से बताओ। ये एंट्री आएगी परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से। नरेशन है बीइंग बिजनेस परचेज। फिर हम अपने पास सन्ड्री एसेट्स को भी लिखेंगे, हम सन्ड्री लायबिलिटीज जो टेकन ओवर हैं वो भी लिखेंगे। ऑफ कोर्स एग्रीड वैल्यू पर, नहीं तो मार्केट वैल्यू पर, नहीं तो फेयर वैल्यू पर, नहीं तो बुक वैल्यू पर। हम अपने पास एसेट्स को भी लिखेंगे, लायबिलिटी को भी लिखेंगे और बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और इस एंट्री में डिफरेंस आ सकता है। फटाफट से बताओ इसका डिफरेंस कहां जाएगा। अगर इसका डिफरेंस आएगा तो ये जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व, यानी हम इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। मुझे बताइए इसके अलावा और कौन सी एंट्री हमने आपके साथ डिस्कस की थी। हमने कहा हमें लिक्विडेटर को पे करना है, तो मुझे फटाफट से बताओ लिक्विडेटर को पे करेंगे तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू, हम उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, कैश देंगे। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, वो भी हो सकता है हमने डिवेंचर भी दिए हो। हाँ, मुझे फटाफट से बताओ इस एंट्री में आप अपने पास जब काम करते हैं तो जिस रूप में आपने यहां पर पेमेंट की थी वो सभी चीजें यहां आ जाती हैं। भाई ऊपर आपने जिस रूप से पैसे दिए थे, और ध्यान देना क्या इशू प्राइस के हिसाब से आपको कैपिटल भी और आपको प्रीमियम भी अलग करना पड़ता है कि भाई आपके पास कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम है, आपको अपने पास वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ, डिवेंचर होल्डर आएगा। सोहम ने पूछा है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सोहम ने, कह रहा है यहां डिवेंचर आ सकते हैं। नालायक सोहम, जब पेमेंट किसी भी रूप में की जा सकती है तो यहां डिवेंचर क्यों नहीं आ सकते। समझ में आ रही है सोहम, बार बार भूल जाते हो तुम। अच्छा, और ये ऑफ कोर्स हमने अपने पास जो पैसे देने हैं किस में देने हैं, ये देने हमने परचेज कंसिडरेशन में। और मुझे ये बताइए परचेज कंसिडरेशन पे करने के बाद एक चौथी एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा हम कई बार इन लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी लेते हैं। मुझे फटाफट से बताओ इन लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी लेते हैं। इन लायबिलिटी में डिवेंचर होल्डर्स भी लेते हैं। आपको याद है हम डिवेंचर्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, डिवेंचर होल्डर्स भी लिखते हैं। इन्हीं लायबिलिटी में हम डिवेंचर होल्डर भी लिखते हैं। इन डिवेंचर होल्डर को क्या हम पे भी करते हैं, फटाफट से बताओ। इन डिवेंचर होल्डर्स को क्या हम पे भी करते हैं, द आंसर इज यस। आमतौर पे इन्हें किस में पेमेंट की जाती है, डिवेंचर्स में। यहां आकर मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा बेटा ध्यान से चेक करना चाहिए। फटाफट से बताओ क्या चेक करना चाहिए कि सवाल में जो प्रीमियम लिखा हुआ है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर है तो ओल्ड कंपनी के डिवेंचर्स में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 प्लस प्रीमियम तो क्या निकलाएगी, ये एग्रीड वैल्यू निकलाएगी। कुछ याद है भाई, ओल्ड कंपनी के मान लो 1 लाख डिवेंचर है और 10% पर आपने उनको रिडीम करना है, तो यानी 110% उसकी एग्रीड वैल्यू हो गई 1,10,000। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन इश्यू है, तो मतलब ओल्ड कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं क्या वो तो पार पे ही रिडीम होंगे, फटाफट से बताओ। वो तो पार पे ही रिडीम होंगे, ये एग्रीड वैल्यू है। और ऑफ कोर्स जो नई कंपनी है, मुझे बताओ अगर नई कंपनी 110% पे दे रही है तो इसका मतलब कितने डिवेंचर इश्यू करने पड़ेंगे हमको, फटाफट से बताओ। फिर आपको डिवेंचर, भाई अगर मान लो आपने रिडम्पशन पार पे करनी है तो 1 लाख को कितना देना है, फटाफट से बताओ। 1 लाख को कितना देना है, 1 लाख। लेकिन 1 लाख को अगर आपने ये देना है और आप नए डिवेंचर 110% पे दे रहे हो तो एक्स की फिगर निकाली जा सकती है। यहीं पर एक बात और कही थी कि कई बार क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, लैंग्वेज की कंफ्यूजन हो जाती है। वो कहता है रिडम्पशन करनी है, ये इंस्टीट्यूट की पेटेंट लैंग्वेज है। वो कहता है रिडम्पशन करनी है बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स
एट प्रीमियम। तो मुझे बताओ इसके अर्थात क्या निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिडम्पशन करनी है एट प्रीमियम, ये भी हो सकता है, इशू करने हैं डिबेंचर एट प्रीमियम, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स को हम प्रीमियम पे रिडीम कर देंगे। यही आपकी एग्रीड वैल्यू है। और मजे की बात है, हम इशू भी किस पर कर देंगे, हम इशू भी प्रीमियम पर कर देंगे। ये नहीं हम अपने पास उसको दोनों को ही प्रीमियम मान लेंगे। मुझे बताइए इस समस्या के अलावा हमने आपको एक और भी बात बताई थी, वो बात कौन सी थी। हमने कहा नई कंपनी अगर मान लो खर्चे पे करती है तो बताइए क्या एंट्री बनेगी। अगर नई कंपनी खर्चे पे करती है तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे फटाफट से ये बताओ जो आपके पास ये वाली एंट्री की गुडविल का डिफरेंस था, जो ये वाली एंट्री में गुडविल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस था और ये वाली गुडविल कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस है, क्या इन दोनों को हम सेट ऑफ कर देंगे? फटाफट से बताओ, क्या इन दोनों को हम सेट ऑफ कर देंगे? और सेट ऑफ करके जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो मुझे फटाफट से बताओ, बैलेंस शीट में नेट लिख देंगे, या तो गुडविल लिख देंगे या कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। क्या बैलेंस शीट में पहले से भी ऑलरेडी भी गुडविल आ रही है? फटाफट से बताओ, क्या बैलेंस शीट में पहले से भी गुडविल आ रही है? हो सकता है आ रही हो, तो उसको भी साथ में जोड़ देंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो उसको आप टच नहीं करेंगे, ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व को डू नॉट टच, वो पड़ा रहेगा। हमने अपने पास आपको सेटअप करने के लिए किसे बोला है, हमने ये वाले सेटअप करने के बोले हैं। मैंने आपको बैलेंस शीट में इसको टेक ऑफ भरने के बारे में नहीं कहा है। हाँ अनुष्का बेटा, अभी तक किसी सवाल में आया नहीं है, लेकिन ये आएंगे, चिंता ना करें। फिर मैंने आपसे एक और बात करी थी, मुझे फटाफट से बताओ मैंने आपके साथ एक बात और क्या करी थी। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के अंदर अगर बैलेंस शीट ही मांगी है, अगर बैलेंस शीट ही मांगी है तो ऐसी स्थिति में हमें जर्नल बनाना चाहिए कि जर्नल अवॉइड करना चाहिए? हमें जर्नल अवॉइड करना चाहिए। ओके, ऐसे के केसेस में हम आम तौर पे क्या करते हैं? वैसे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं जर्नल को अवॉइड करना चाहता हूं, तो वैसे एक बात बताओ, पहली एंट्री का तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब आप जो रियलिटी में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फटाफट से बताओ, क्या सन्ड्री एसेट्स के कंपैरिजन कर रहे होते हैं विद द पीसी पेड, इन दोनों का डिफरेंस गुडविल निकलेगा? आराम से सोचो भाई, अगर मान लीजिए आप अपने पास इस एंट्री को देखें, भाई बिजनेस परचेज तो काम का नहीं, लिक्विडेटर काम का नहीं, बोलो हाँ, तो बाकी एंट्रीज का समेशन करके देखो, तो इसका मतलब गुडविल सीआर बिना एंट्रीज के करनी हो तो आपके पास जो यहां पर लिखे हुए एसेट्स हैं और जो यहां पर पेमेंट की है तथा डिबेंचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो आपके पास कैश के खर्चे होंगे वो गुडविल निकल सकती है। हमने आपको इस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई, लेकिन हमने कहा कि इसके अंदर ऐसा होगा कि हमें अपने पास वर्किंग नोट के जरिए हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल और सीआर। अच्छा, हमने आपको अभी तक इतना ही बताया था, हमने आपको अभी तक क्या नहीं बताया था? फटाफट से बताओ, मैंने आपको कितनी एंट्रीज बताई हैं? फटाफट से बताना, हमने कितनी एंट्रीज बताई थी? हमने कहा था 5 एंट्रीज हैं। अर्जुन, मैंने तो आपको 5 एंट्री कराई है, टोटल 8 एंट्री हैं। क्या इसका मतलब मैं आपको अभी छठी एंट्री बतानी है? छठी एंट्री आएगी स्टैट्यूटरी रिजर्व के बारे में। ये डिब्बे में क्यों लिखा है? क्योंकि ये मेरा बचा हुआ टॉपिक है। मैंने स्टैट्यूटरी रिजर्व के क्रिएशन पर अभी आपको बात नहीं बता रखी। मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑन स्टॉक, भाई हमारे पास कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो सकते हैं स्टॉक के ऊपर। ऐसा क्या होता है जब कंपनियां आपस में सेल परचेज करती है ना, तो उसके अंदर कई दफा क्या आना शुरू हो जाता है, अनरियलाइज्ड। नहीं, अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है मेरे बच्चों, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये आपने बता दिया है, दिस इज स्टिल पेंडिंग।
अच्छा, इसके अलावा मेरे पास अनरियलाइज प्रॉफिट भी हमने आपके साथ पेंडिंग कर रखा है। हमारे क्वेश्चंस के अंदर इनके अलावा भी कुछ और छिटपुट एंट्री हो सकती हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की एंट्री हो सकती है, जैसे नए इशू की हो सकती है, वो मेरी 8वीं एंट्री है। जैसे कि नए इशू की, वैसे ये एंट्री क्या आप खुद भी कर सकते हैं? अगर मान लो सवाल में कभी आ जाए कि नया इशू निकाल दो, तो क्या नया इशू निकाल सकते हो? हाँ, नया इशू निकाल देंगे। क्या सवाल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे कर दो? अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, फटाफट से बताओ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अल्टीमेटली क्या है? ये आपका P&L का एक्सपेंस है। क्या कोई कॉन्ट्रा डेट भी हो सकते हैं? वो भी हो सकते हैं। मैं आपको ये तीनों बातें बाद में भी बताऊंगा, तो मुझे फटाफट से बताइए। गुडविल और कैपिटल रिजर्व में कुछ भी लिख सकते हैं इसने। गुडविल कैपिटल रिजर्व तो हमारे पास ना, अगर डेबिट में आता है तो गुडविल होता है, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, आपका बचा हुआ चैप्टर कौन सा है? बचा हुआ चैप्टर नई कंपनी का सिर्फ ये है। और इसके अलावा ये जो वर्किंग नोट वाला काम था कि हम बिना एंट्रीज के काम कर सकते हैं, मैंने आपको इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करानी है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है ना बचा हुआ चैप्टर? बस इतना सही काम बचा हुआ था। अब इस नई कंपनी में कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके अलावा भी कुछ बचा हुआ है। इसके अलावा क्या बचा है भाई? ये इधर नहीं होगा क्या? तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टॉपिक बचा हुआ है। आओ हम और आगे चलें। आगे चलते 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 आपको बताएं, क्या मैंने बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में कुछ और भी कराना है? फटाफट से बताओ। मैंने आपको इन द नेचर ऑफ क्या कराना है? फटाफट से बताओ। इन द नेचर ऑफ मर्जर भी कराना है। मुझे ये बताओ, मर्जर में मैंने आपको क्या बताना है कि मर्जर का मीनिंग क्या होता है, मर्जर और परचेज में क्या अंतर? आप बहुत दिन पहले पूछ भी रहे थे कि मर्जर और परचेज का डिफरेंस क्या होता है। हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये परचेज है कि मर्जर है, और मर्जर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा ये बताओ, परचेज और मर्जर क्या ओल्ड कंपनी में भी होता था कि न्यू कंपनी में ही होता था? परचेज और मर्जर सिर्फ न्यू कंपनी में होता है, ओल्ड कंपनी में होता ही नहीं है। ये मर्जर के अंदर हम जो मेथड लगाते हैं उसका क्या नाम है? उसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या ब्लैक पेन से जो भी मैंने लिखा है ये आपका बचा हुआ टॉपिक है? इससे आपको ना आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक बचा क्या है। भाई काफी हद तक तो आपका टॉपिक खत्म हो ही गया है। फिर मैं आपको आगे ले आया तो मैंने कहा मेरे बच्चों, मेरे पास इसके अलावा एक है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, एक है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो मुझे फटाफट से बताओ, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी पर भी मैंने आपके साथ कल चर्चा की थी। मुझे फटाफट से बताओ, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी की हम जब बात करते हैं तो आपको निश्चित रूप में क्या आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए? फटाफट से बताओ। सी बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड कंपनी। आपने क्या देखनी है? बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड कंपनी देखनी है। सबसे पहले आप क्या कर देंगे? फटाफट से बताओ। ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज। फटाफट से बताओ, ये सब कहां चले जाएंगे? ये सब चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसमें मैंने एक बात कही थी कि इफ कैश नॉट सोल्ड, तो कैश कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। इफ कैश नॉट सोल्ड टू न्यू कंपनी, तो कैश अकाउंट में जाएगा। कैश कहां जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा। मैंने कहा हम अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व्स, ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? या लॉसेस, ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? ऑल रिजर्व्स एंड ऑल लॉसेस, ये कहां डाल देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहां डाल देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
फिर मुझे बताओ अगले स्टेप पर आप क्या करते थे। आप अपने पास यहां पर सेल कर देते थे अपने बिजनेस को। किसको सेल कर देते थे? न्यू कंपनी को। मुझे फटाफट से बताओ, जब आप बिजनेस नई कंपनी को बेचते थे तो एंट्री क्या करते थे? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या आप पीसी के अमाउंट से धंधा बेच देते थे कि आपने इतना बिजनेस बेच दिया? इसके अलावा क्या अदर एसेट्स की भी सेल करते थे? कोई हो सकता है अदर एसेट्स हो, सोल्ड कर दिए जाएं। तो मुझे बताओ बाकी के एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या हो सकता है कुछ लायबिलिटीज भी हो जिनको पे ऑफ कर दिया जाए? फटाफट से बताओ। अगर लायबिलिटीज को पे करोगे तो एंट्रीज क्या बनेंगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप लायबिलिटीज को भी पे कर दोगे। क्या खर्चों को भी पे करना पड़ जाएगा? फटाफट से बताओ। क्या खर्चों को भी पे करना पड़ जाएगा? खर्चे अगर मान लो पेड बाय न्यू कंपनी है, अगर नई कंपनी ही खर्चे पे कर रही है ऑफ ओल्ड कंपनी, यानी ओल्ड कंपनी के खर्चे किसने पे कर दिए? नई कंपनी में, तो आपके पास स्मार्ट वर्क क्या है? नो एंट्री। कुछ करने की जरूरत ही नहीं था ना। एक क्वेश्चन में 5,000 रुपए नई कंपनी ने पे कर दिया, तो हमने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने पास। और क्या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले उनसे पैसे मंगवा लो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर खर्चा भी कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी आप नई कंपनी से पैसा मंगवा भी लो और खर्च भी कर दो, यानी कि आपके पास ये ऑल्टरनेटिव है। लेकिन अगर मान लो ये पेड बाय ओल्ड कंपनी ही है, तो ओल्ड कंपनी के खर्चे कहां जाएंगे? फटाफट से बताओ। ओल्ड कंपनी पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हम उसकी नॉर्मल अपनी एंट्री जनरलाइज कर देंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि हमें अपने पास पीसी को क्या करना चाहिए? रियलाइज करना चाहिए। तो मुझे क्या क्या मिल सकता है? इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिल सकते हैं, कैश मिल सकता है, डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी मिल सकते हैं। भाई कुछ भी मिल सकता है। जो भी मुझे मिलेगा नई कंपनी से हम पीसी को रियलाइज कर लेंगे। और मुझे बताओ ये पीसी रियलाइज करके क्या पीसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे? फटाफट से बताओ। क्या पीसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे? हाँ, जिस जिसके लिए पीसी आई है, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, जिस जिसको भी देना है। या कैश अगर इनके लिए आया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी। हो सकता है इनके लिए भी कैश आया हो, कोई डिबेंचर्स आए हो, जो जिसके लिए आया है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे। हम जब क्लोज करेंगे तो सबसे पहला खाता कौन सा बंद करेंगे? सबसे पहला खाता बंद करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इसका डिफरेंस कहां पर जाएगा? इसका डिफरेंस जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। फिर कौन सा खाता बंद करेंगे? फटाफट से बताओ। सेकंड नंबर पे कौन सा खाता बंद करेंगे? रियलाइजेशन। इसका डिफरेंस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में रियलाइजेशन गेन और लॉस के रूप में। फिर हम कौन सा खाता बंद कर देंगे? अगर कैश अकाउंट है तो इसका डिफरेंस भी कहां डाल देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर हम कौन सा खाता बंद करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये लास्ट में आकर अपने आप टैली हो जाएगा। क्या हमने आपके साथ यहां तक की बातें कर ली? हाँ। और क्या बचा हुआ है इस चैप्टर में? जानना चाहते हैं इस चैप्टर में और क्या बचा हुआ है? इस चैप्टर में और भी एक बात बची है। वो बचा है कि भाई हमारे पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ भी क्या टॉपिक मिक्स हो सकता है? क्या अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन दोनों मिक्स होके आ सकते हैं? हाँ, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि अगर ये दोनों मिक्स होकर आ जाएं तो क्या होगा। और कुछ स्पेशल केसेस भी करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस भी करेंगे जो मैंने आपके साथ नहीं कर रखे हैं। स्पेशल केसेस जैसे कि क्या आपका इंस्टीट्यूट कभी आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकता है? भाई वो कहता है गुडविल कैलकुलेट कर लो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड या बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या बाय कैपिटलाइजेशन मेथड।
क्या अभी तक किसी सवाल में गुडविल कैलकुलेट करने की आई? नहीं आई। यानी ये अभी टॉपिक आने वाला है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे है ना, ये टॉपिक अभी आने वाला है। पीसी की स्वैप रेशो में आपने जब हैंड रिटन नोट्स पढ़े थे तो कुछ देखा था कि भाई इसमें स्वैप रेशो ये बेस्ड हो सकती है ऑन मार्केट वैल्यूज, बेस्ड हो सकती है ऑन बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, यानी ये भी मेरे पास अभी टॉपिक बचा हुआ है, यानी कि मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हमारे पास कभी कभी अपडेशन हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है कभी कभी पुराने हो तो हमें ताजे करने पड़ जाएं, और हो सकता है कभी कभी पीसी स्पेशल तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ जाए, पीसी की स्पेशल कैलकुलेशन आ जाए। इसका मतलब ये कि आप अपनी पीसी के अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगी क्वेश्चन की, जिनको हम फॉलो करेंगे। बस यही आपका ब्लैक पेन से बचा हुआ टॉपिक है। मुझे फटाफट से बताओ क्या क्या टॉपिक बचा हुआ दिख रहा है। मैंने पूरे के पूरे टॉपिक को यहां पर कवर कर लिया, तो मेरा टॉपिक बचा कौन कौन सा हुआ? बस कुछ भी नहीं बचा हुआ। मुझे आपके साथ ये 3 तो बातें बतानी है, एंट्रीज की, मर्जर सिखाना है और एक कुछ स्पेशल केसेस सिखाने हैं। बस बाकी पूरा चैप्टर हो चुका है। अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूं तो मेरा ये टॉपिक कितना हो गया है, लगभग 70% टॉपिक ओवर हो गया है। हाउ मच इज ओवर? 70% ओवर हो गया है, 30% ही बचा है। और अगर अभी तक आप अपने पास सवाल कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी मैं ये ना आपको बार बार दिखाता रहूंगा और आपकी मदद